हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हाई कोर्ट को इसे कवर करने वाले हैं। साथ में इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य होंगे उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरह के कंटेंट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पे रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। तो हम जिस बुक को पढ़ रहे हैं आपको ही पता है, वो बुक है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। आपके पास पुरानी वाली भी 5th एडिशन हो वो भी चलेगा, 6th एडिशन आपके पास है तो वो भी चलेगा। दोनों बुक में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो अपडेट्स आई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस उससे रिलेटेड ही आपको कुछ उसमें तथ्य मिलेंगे। अदर देन दैट वहाँ भी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी हमारी वीडियो में। साथ में वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा जो कि 1-2 दिन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ उस पीडीएफ में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे जिसको आप लगा करके क्या पढ़े हो क्या समझे हो वो आप खुद से खुद की जजमेंट कर सकोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी जिसे कि हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, उसमें एक्चुअली क्या हुआ था उसको हम लोग दूसरे नाम से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी समझते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि एक छोटी सी बात आई थी चेंज हमारे इंडियन सिस्टम में, कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था, ये मतलब जो ब्रिटिश थे, उन्होंने पूरा का पूरा दबदबा बना दिया, उन्होंने दबा दिया इस विद्रोह को, 1857 की विद्रोह को, सिपाही विद्रोह को। और उसमें पूरा का पूरा जो इनका वर्चस्व था, ईस्ट इंडिया का पूरा वर्चस्व था, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। तो वर्चस्व किस प्रकार से काम करेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक लॉ को पास किया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करी गई थी। वो लॉ था 1862 का, 1862 का इंडियन हाई कोर्ट लॉ। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हिंदुस्तान में कार्यशैली ढंग से हो सके, इसके लिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को लाया गया था। और ये एक्ट एक तरीके से दिखाया जाए तो हिंदुस्तान में विधि किस प्रकार से काम करेगी इस चीज़ के लिए लाया गया था। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे 1862। वैसे इसको पेश किया गया था 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन उसको पास होते होते 1 साल लग गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो अभी देखा जाए, अभी राइट नाउ मतलब 2022 में जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय में देखा जाए तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, वो कितने हैं? 25 है हमारे, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखो 1862 में सबसे पहले जो इंडिया में जो हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, तो उस समय हाई कोर्ट के नाम से वो नहीं जाना जाता था, वो एक्चुअली कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में बनाया था, क्योंकि अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे हिंदुस्तान में और उनको एक तरीके से मैनेज करना था उनको। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो बनाया था कोर्ट वो था हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट था। वो 1 जुलाई 1862, आप देख सकते हो 1 जुलाई 1862 को उसे बनाया गया। और उसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में बनाया गया था। और जो मद्रास हाई कोर्ट था उसे बनाया गया था 15 अगस्त 1862 में। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पहला चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में बनाया जाने वाला हाई कोर्ट्स थे। उसके बाद क्या हुआ, समय समय पे जरूरत पड़ी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया उस समय से पहले ही, वैसे आपको बता देना चाहता हूँ, इलाहाबाद का भी कोर्ट जो था वो 17 मार्च 1866 में बना दिया गया था। और वैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ, बिहार का हूँ इसलिए, कि पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वो 2 सितंबर 1916 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आप बस जान लो इस चीज़, क्योंकि मैं बिहार का हूँ तो अपने यहाँ का जो कोर्ट बनाया गया था हाई कोर्ट की जब स्थापना हुई थी उसे याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा देखा जाए अभी के टाइम तक 2022 तक देखा जाए तो 25 टोटल नंबर्स ऑफ उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स हमारे हिंदुस्तान में हैं। सभी के फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, हम हाई कोर्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके फंक्शंस को अच्छी तरीके से समझते हैं, उससे पहले हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन हम लोग फेस करते हैं, चाहे बिहार का स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, वहाँ पे आर्टिकल्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 214। वो ये कहता है कि जितने भी हिंदुस्तान में स्टेट्स होंगे उनके पास कम से कम एक हाई कोर्ट होना ही चाहिए। दूसरा है आर्टिकल 215,
ये कहता है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। जो भी हाई कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि जो भी लेखा जोखा होता है, जो कि विधिवत होना चाहिए, उसकी सारी की सारी जानकारी कहाँ होगी, तो हाई कोर्ट में रहेगी। आर्टिकल 216 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि उसकी विधि किस प्रकार से काम करेगी, उसका कानून किस प्रकार से काम करेगा। 217 आर्टिकल है, ये क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द जज ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। ये चीज़ बताता है कि जो भी हमारे हाई कोर्ट के जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, उनका कार्यकाल किस तरीके से होगा, वो काम कैसे करेगा, वो बताता है। आर्टिकल 218 बताता है एप्लीकेशंस ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बैठेगा, उस चीज़ के बारे में सारी की सारी जानकारी हमें आर्टिकल 218 से मिलती है। आर्टिकल 219, यहाँ पर ओथ और अफर्मेटिव ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो क्या ओथ लेते हैं, कैसे ओथ लेते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर है। आर्टिकल 220 बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस बीइंग अ परमानेंट जज। मतलब कि जो आदमी परमानेंट जज बन जाते हैं उनको किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा प्रैक्टिस करने का आफ्टर देयर, मतलब वो उनकी जब सेवा अवधि काल खत्म हो जाती है उसके बाद, वो जो कि 62 साल है, या फिर जो भी उनका कार्यकाल का समय हो। आर्टिकल 231 ये थोड़ा सा हटकर अलग है। यह बताता है पार्लियामेंट है पावर टू असाइन कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये वाला आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि पार्लियामेंट के पास एक अलग पावर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वह चाहे तो किसी एक कोर्ट को 2 या 2 से अधिक यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट्स के बीच में डिवाइड भी कर सकता है। मतलब 2 स्टेट्स या फिर 2 यूनियन टेरिटरीज की पावर किसी एक हाई कोर्ट के पास रहेगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एक हायरार्ची देखते हैं, समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उससे रिलेटेड नीचे जितने की कोर्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से फंक्शंस करते हैं और कौन सा कोर्ट किस जगह पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर आता है सबसे ऊपर, तो सुप्रीम में सबसे ऊपर सुप्रीम में कौन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं, तो टोटल 25 हैं। सबसे पहले 1862 में बनाया गया था 3 कोर्ट्स को, जो था हमारा कौन कौन सा, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मैड्रास हाई कोर्ट। देखो यहाँ पर उसके बाद कहा गया है कि हाई कोर्ट को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और एक है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मेट्रोपोलिस सिटीज़ में वर्क करता है और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है। और दोनों का फंक्शन करीब करीब देखोगे करीब करीब बराबर होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कहाँ पे डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केस को देखता है। उसके बाद सिटी कोर्ट्स, देखिए मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है वो बड़ी सिटी होती है, उसी लिए सिटी काउंसिल कोर्ट वहाँ होती है और वहाँ सेशन जज बैठते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में और सेशन कोर्ट वहाँ पर होता है। उसके बाद सेशन हाई कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कोर्ट। देखो छोटे छोटे वहाँ पर ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे कोर्ट्स का गठन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, जो क्रिमिनल केसेस होंगे उसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस ज़्यादातर होती रहती हैं बड़ी शहर में। तो बाहर शहर में लोग होते हैं ना, छोटे शहर में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, तो यहाँ ऐसी बात नहीं, बड़े शहर में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। उसके लिए जो क्रिमिनल, जैसे कहीं चोरी हो गई, लूटपाट हो गई, कोई एक्सटॉर्शन हुआ, किसी को उठा के ले गया, इसके लिए क्या होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का गठन किया जाता है। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन के मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट होता है। लेकिन उसी जगह पे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको सिविल केस में मिल जाएंगे और क्रिमिनल कोर्ट में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिलेंगे, जो कि फर्स्ट क्लास के होते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज होते हैं और उसके नीचे म्यूनसिपल कोर्ट्स होते हैं। और इधर तरफ है क्रिमिनल केस में देखा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि सेकंड क्लास के होते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट क्लास वाले, एक सेकंड क्लास वाले। तो शायद आप यहाँ पर इनके डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन के बीच में किस प्रकार से डिवीजन है उसको समझ होंगे। अब इसको थोड़ा एक्सटेंसिवली और समझते हैं हम लोग। वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट था, इसे और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट को मैंने क्लियर आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, सिविल कोर्ट जो होगा वो सिटी के अंतर्गत होता है और सिटी में जो भी छोटी मोटी घटनाएं चाहे बड़ी घटनाएं होती हैं उनको देखा जाता है, दोनों लेवल पे, सिविल में और क्रिमिनल में, दोनों में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है, सेम वैसे काम करता है। वैसे इन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ के आइएगा तो।
वैसे मैं बताता हूँ, जब भी हमारी वीडियोस को देखिए उससे पहले एक बार एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद जब चीज़ों को जब हम रिवाइज करके बताते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। अब आती है बात ट्रिब्यूनल्स को। ट्रिब्यूनल्स को समझिएगा, ट्रिब्यूनल्स के लिए एक अलग कंटेंट भी आएगी, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो कि हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स हुआ, कोऑपरेटिव हुआ, रेंट ट्रिब्यूनल हुआ, नेशनल ग्रीनरी ट्रिब्यूनल हुआ। ये सब चीज़ें भी वैसे ही विधि इकाई हैं जो चीज़ों को देखती है। जैसे कि अगर बाय द वे इमेजिन करो, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, उसके कारण आपका कुछ नुकसान हो गया, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में जाओगे ना। कोर्ट, जैसे किसी को आपने उड़ा दिया अपने कार से, तो उसके बाद वो बात कहाँ, वो क्रिमिनल या सिविल कोर्ट में नहीं जाएगी, वो चला जाएगा ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत में, क्योंकि वो बड़ी बात नहीं है। अब जब तक किसी की डेथ नहीं होगी तब तक आपके ऊपर किसी प्रकार का वारंट वगैरह जारी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है ना, कि उसके लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है जो इस प्रकार की अन्य घटनाएं, क्योंकि अब खुद सोचिए, आप जो हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो सब इतनी छोटी मोटी घटनाओं को देखने लगेंगे तब तो हो गया, पता चलेगा यहाँ हाई जितने भी जज हैं, टोटल नंबर ऑफ जज 1100 भी नहीं है पूरे इंडिया में देखा जाए तो उन सभी जजों को इतना सारा काम नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए क्या किया गया, एडहॉक जजेस को बनाया गया है। फिर अन्य जो भी होते हैं जजेस, मतलब जो आप कह सकते हो आप उसको असिस्टेंट जज वगैरह हो गया, जैसे कि सेशन कोर्ट के जज हुए, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ, ये सब का भी पोस्टिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि चीज़ों का जो आवंटन है, बंटवारा है, वो ढंग तरीके से हो सके। उसके बाद जैसे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल होता है, जैसे किसी जगह पे आपने रेंट लिया, हो सकता है वो आदमी ज़्यादा आपसे पैसा मांग रहा हो, उसके लिए भी आप जा सकते हो ट्रिब्यूनल्स में। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्रीज़ खोलते हो और लेबर कोड, जैसे कि आप इंडस्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे आपको ठीक से क्या हुआ कि आपको सर्विसेज नहीं मिल रही, आप पैसा सर्विसेज दिए लेकिन आपको पैसे नहीं वहाँ मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप कहाँ चले जाओगे, इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाओगे, लेबर कोर्ट में जाओगे। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम जहाँ काम करते हैं प्राइवेट में, वहाँ पे हमें सैलरी अच्छी नहीं दी जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग लेबर कोर्ट में जाते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं, उसके बाद जो अथॉरिटी होती है वो एक्शन लेती है कल्प्रिट के ऊपर में। तो उसके बाद सबसे लास्ट में देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैमिली कोर्ट। थोड़ा मैं इस चीज़ को ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, इतने ज़्यादा सिविल और क्रिमिनल केस हैं हमारे जजेस के पास कि उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो फैमिली का भी निपटारा कर सके, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सब चीज़ डेवलप हो चुका है, जो लोगों को चीज़ें पता चल चुकी है कि जहाँ वाइफ हस्बैंड में लड़ाई होती है तो पता चलता है तलाक पर बात चली जाती है। जहाँ पे बगल वाले, मतलब चाचा जी ने क्या किया, बगल वाले चाचा जी ने थोड़ा ज़मीन में आगे तक अपना घर बना लिया, फटाक से लड़ाई हो जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए फैमिली कोर्ट होता है, आप फैमिली कोर्ट में जा करके सभी चीज़ों का निपटारा कर सकते हो। वैसे भी वाइफ हस्बैंड का बीच का जितनी भी लड़ाइयाँ होती है वो मैक्सिमम केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होती है या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग न होने के कारण होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए कभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट का मतलब डायरेक्ट गेट नहीं ठकठका सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को फैमिली कोर्ट या फिर छोटे लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ ही जाना होता है। वैसे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वैसे आप समझ सकते हो। वैसे फैमिली कोर्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन एम लक्ष्मीकांत में करा गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट अब इसके कुछ कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। देखो क्या है, क्या फंक्शंस है, कैसे ये काम करती है। वैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या है, इन द इंडियन सिंगल इंटीग्रिटी जुडिशियल सिस्टम। सबसे पहला जो भारत है वो एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट, आपको नाम पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आता है, एबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और वो देखा जाए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर होते हैं। द हाई कोर्ट ऑक्युपाइज द टॉप पोजिशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। जैसे इंडिया में सबसे ऊपर हमारा कौन आता है, तो सुप्रीम कोर्ट आता है, वैसे ही स्टेट में सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, तो हाई कोर्ट आता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हो सकता है अपना एक हाई कोर्ट हो, या ये भी हो सकता है दो या दो से अधिक यूटी या फिर स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट हो। मैं उस चीज को भी आपको भी तुरंत बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं उस चीज को अभी तुरंत बताऊंगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862 व्हेन द हाई कोर्ट वेर सेट अप इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1866। देखो अलग अलग समय पे देखा जाए तो हिंदुस्तान में जितने भी हाई कोर्ट्स था उनका गठन किया गया था। 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। सबसे पहला कोलकाता, उसके बाद बॉम्बे और उसके बाद मद्रास का।
लेकिन 1866 में क्या हुआ, एक चौथा हाई कोर्ट का गठन किया गया था, जो कि कहाँ था, इलाहाबाद में था। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया कम टू हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। और देखो ये जो समय काल था, इस समय ब्रिटिश हिंदुस्तान पे अपना कब्जा किए हुए थे, और हिंदुस्तान में न्यायिक व्यवस्था ढंग से चल सके, इसीलिए उन्होंने इन न्यायालयों का गठन किया था। वैसे ही उनका इन न्यायालयों में का गठन करने के पीछे यह भी कारण था कि जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर सके, और हिंदुस्तान के लोगों को, देखो वैसे तो वो बायस्ड था ही, पोलराइज्ड था ही, जो भी वहाँ पे काम करने वाले चीफ जस्टिस वगैरह हुआ करते थे, वो सब तो ब्रिटिश ही थे, वो हिंदुस्तानियों को तो चीफ जस्टिस वहाँ बनाते नहीं थे। तो इसीलिए जो वो बायस्ड थे उनके ही लिए काम करते थे। लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो मामला आता था किसी भी प्रोविज़न में, किसी भी एरिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए ही ये सब कोर्ट्स, मतलब जो भी उच्च न्यायालय थे, इनका गठन ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में किया था। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, सातवां जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, जो कि 1956 का था, ऑथराइज्ड पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो 1956 का जो आर्टिकल 231, यस आई कैन मेंशन दिस थिंग हियर, ये हमारा कौन सा था, आर्टिकल 231। अब क्या हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पार्लियामेंट थी, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, वो क्या की थी कि उन्होंने कहा कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो या दो से अधिक यूनियन टेरिटरीज का या फिर स्टेट का। अभी के टाइम में देखा जाए तो अभी कितने हैं, टोटल 25 हाई कोर्ट हिंदुस्तान में है, जिनमें से देखा जाए तो 4 कॉमन हाई कोर्ट्स है, और दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना एक हाई कोर्ट है, जो कि 1966 से है। द अदर यूनियन टेरिटरीज फॉलो अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड हाई कोर्ट्स। और अन्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन लोगों के पास भी अपना एक अधिकार वाला न्यायिक क्षेत्र है, और वो उनका अपना एक न्यायालय है। वैसे मैं कुछ चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इसको समझना। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का, पंजाब और हरियाणा का एक ही आपको हाई कोर्ट है, जो कि हमारा चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ खुद को भी ऑपरेट करता है, क्योंकि चंडीगढ़ भी यूटी के अंतर्गत, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद असम, ध्यान रखिएगा, असम और नागालैंड, और साथ साथ में मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश, इन सबों का भी एक है गुवाहाटी, ठीक है, हाई कोर्ट। और इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट, आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो ऑपरेट करता है वो भी 2 जगहों को करता है, एक है महाराष्ट्र को और गोवा को, और इसके साथ साथ में दादर एंड नागर, यूटी जो दादर एंड नागर हवेली है, इसको भी, नागर हवेली, इसको भी वो ऑपरेट करता है। फिर आपको मैं एक और बताता हूँ, कोलकाता वाला जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट स्टेट कोलकाता के साथ साथ में कलकत्ता के साथ साथ में अंडमान को भी ये हैंडल करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 214 से लेके 231, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 214 से लेके 231, जो कि हमारे पार्ट 6 में है। द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर, प्रोसीड्योर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 214 से लेकर 231, जो कि पार्ट 6 का हिस्सा है, उसके अंतर्गत में क्या क्या चीज आती है, संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति, और जो भी प्रक्रिया होती है हाई कोर्ट की, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आर्टिकल्स मिल सकते हैं अनुच्छेद के अंतर्गत 214 से 231 के बीच में। देखिए नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का संगठन। देखिए कहा जाता है इस प्रकार से कि द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो जो भी संविधान है वो कहीं से भी इस चीज को नहीं बताता है कि जो शक्ति होगी हमारी हाई कोर्ट की या फिर सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ पर होगी। इसके लिए सब कुछ किसके ऊपर छोड़ा गया है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। देखो नेक्स्ट है हमारा, इन द सेकेंड जज केस 1993, the Supreme Court ruled that no appointment of a judge of a high court can be made unless it is in conformity with the opinion of the Chief Justice of India। देखो द्वितीय न्यायाधीश का जो मामला 1993 का आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि
कि उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति तब तक नहीं की जाती है जब तक वो मुख्य न्यायाधीश के राय के अनुरूप न हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब भी हाई कोर्ट के कोई भी जज बनेंगे तो उसके लिए वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको वहाँ पर मतलब कहो तो एक तरीके से अफर्मेटिव होना ही पड़ेगा, बिना उनके पॉसिबल ही नहीं है बनना। देखो नेक्स्ट हमारा कहा गया है थर्ड जज केस के बारे में मैं बता देता हूँ। टोटल जज केस कितने हुए? 3 हुए थे, ध्यान रखिएगा। In the third judge case of 1998, the Supreme Court opinion that the case of appointment of High Court judges of Chief Justice of India should consult a collegium of 2 senior judges of the Supreme Court। जैसा कि मैंने आपको बताया है हाई कोर्ट वाले में कॉलेजियम सिस्टम में क्या था तो 5 था, लेकिन जो माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट वाले में कॉलेजियम सिस्टम में कितना था? 5 था, जिसमें 4 हमारे क्या होते सीनियर मोस्ट जज और 1 सीजेआई होते थे। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वही कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग में बनेंगे क्या? हाई कोर्ट के जज। देखो इसमें एक और बात ये कहा गया था, देखो ये ज़्यादा डीप की बात हो जाएगी, अगर इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा समझ लोगे तो लगेगा ऐसा कि मेरा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्योर्स आप पढ़ के आए हो। वैसे एक और बात इसमें मेंशन करी गई थी, वो एक क्वालिफिकेशन के अंतर्गत था कि जो भी डिस्टिंग्विश जजेस होंगे वही बन सकते हैं, ये भी बात थी। लेकिन इन सब चीज़ों को आप मत जानो, ये बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगी। वैसे एम लक्ष्मीकांत में भी इन चीज़ों को नहीं दिया गया है। देखो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 और द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 हैव रिप्लेस्ड द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जज टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वैसे मैं बता देता हूँ 2014 में जो 99वां संवैधानिक संशोधन आया था 2014 का, उसमें एनजैक को लाया गया था। उसके तहत में क्या कहा गया था कि एनजैक एक ऐसी संस्था होगी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि जज करेगी कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी का भी जज बनाना है। लेकिन क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को संपूर्ण रूप से अवैधानिक कर दिया, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से उनका, देखो सुप्रीम कोर्ट का एक ही चीज़ कहना था कि ये जो सिस्टम होगी वो कहीं ना कहीं से इन्फ्रिंज करेगा किन के राइट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को। तो ये बात भी सही कहा गया है, जब न्यायिक इकाई है वो अपने तरीके से काम कर रही है तो उसमें किसी और का जब अड़ंगा लगाएंगे, वो बीच में आ जाएंगे, अपने तरीके से किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर चीफ जस्टिस बनाएंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये न्यायिक प्रणाली के साथ भेदभाव हो जाएगा। और वो देखो बहुत सारे लोग कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, जस्ट बिकॉज कि जिन लोगों का काम ही है न्याय दिलाना वो लोग ही न्याय दिलाएं, जबकि कोई बाहर से जाकर के कोई व्यक्ति फीलिंग में आके अच्छी न्याय नहीं दे सकता है। यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है। अब कुछ लोग एनजैक सिस्टम को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कॉलेजियम सिस्टम को अच्छा नहीं मानते हैं, तो ये उनकी राय है। मेरे अकॉर्डिंग में कॉलेजियम सिस्टम इज़ द बेस्ट, बिकॉज क्योंकि जो भी लोगों का सिलेक्शन वहाँ किया जाएगा चीफ जस्टिस के रूप में, वो कोई आम व्यक्ति नहीं होने चाहिए भाई। यूपीएससी भी समझो तो 1000-1200 आईएएस आईपीएस आईआरएस को एक साल में दे देता है, लेकिन आप देखोगे ना सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस की संख्या वो टोटल 1100 भी नहीं है। मतलब सोचो तो ये तो एकदम रेयर है और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है तो रेयर पीपल ही इसको चलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ जज। समझिएगा इस चीज़ को, सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब भाई हिंदुस्तान में जज बनने आए हैं तो किसी चाइना वाले को या नेपाल वाले को तो हम जज नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम अलग तरीके का, हमारे यहाँ के लोग ही उस चीज़ को समझ सकते हैं, और वैसे विधिवत लोग ही समझ सकते हैं जिनको विधि की जानकारी हो। दूसरा, ही शुड हैव अ जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। और दूसरा क्या है, उनको 10 सालों तक कम से कम किसी भी न्यायिक क्षेत्र में उनको पद ग्रहण किए हुए रहना चाहिए। तीसरा है, ही शुड हैव एन एडवोकेट ऑफ अ हायर कोर्ट। सबसे पहला क्या, हाई कोर्ट का वो एडवोकेट होने चाहिए, और हाई कोर्ट्स ऑफ सक्सेशन फॉर द 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक उनका कार्यकाल होना चाहिए एडवोकेट के रूप में। उसके बाद है उनका टेन्योर, वो कितने समय तक काम करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है और जुडिशियरी सिस्टम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ही जुडिशियरी सिस्टम को एक तरीके से चलाता है। देखो चलाता नहीं, आप मैं ये गलत बोल दिया, एक्चुअली सब देखो जुडिशियल सिस्टम अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अलग है, लेकिन जब भी जुडिशियल सिस्टम किसी चीज़ को सामने लाता है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम उसको सपोर्ट करता है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी जो जज होंगे उनका समय कार्यकाल कितने सालों का होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे हाउएवर इट मेक्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजंस, 4 उनके लिए विशिष्ट प्रावधान को डाला गया है। वो कौन कौन से प्रावधान है? सबसे पहला है ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेंड द एज ऑफ 62 ईयर्स। देखो कम से कम उनको ना मतलब 62 साल तक ही उनके लिए टाइम होता है, मतलब कि वो 62 साल की अवधि जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक उनको रिटायर नहीं किया जा सकता है। और हाई कोर्ट के लिए कितना है? 65 साल है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, हाई कोर्ट के लिए कितना? 62 साल है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना है? 65 साल। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। दूसरा क्या है? जब भी वो रिजाइन करना चाहेंगे तो वो किनको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को लिखेंगे। अब रिमूवल ऑफ जज, रिमूवल ऑफ जज ध्यान रखिएगा, बहुत ही मतलब समझो तो ये एक डीप टॉपिक है। किसी भी, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हाई कोर्ट, उनको कभी नहीं हटाया जा सकता है सामान्य रूप से। उनको हटाना, याद रखो, उनको नियुक्त करने के लिए तो प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के ही चिट्ठी से, उनके ही ऑर्डर ऑफ लेटर से उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन उनको हटाना मुश्किल ही नहीं, समझो तो नामुमकिन है। एक केस ऐसा आया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोल कर लिया अपने हिसाब से चला करके। वैसे मैं बता देता हूँ, वो केस अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो केस शायद 60s के टाइम का कोई केस था। देखो यहाँ पे क्या आता है, द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 regulates the procedure relating to removal of a judge from a high court by the process of impeachment। देखो सिंपल सी बात है कि जब भी आप जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, वैसे अभी आप बात कर रहे हैं हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट के लिए हम लोग बात करेंगे। हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा तो उनको इम्पीचमेंट के ही जरिए हटाया जा सकता है। अब क्या है, रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा से उनको हटाना है तो कम से कम 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, एंड 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टू बी गिवन टू द स्पीकर एंड जज चेयरमैन। देखो व्यक्ति को हटाना इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे लोग, अब इसमें मिनिमम 100 मेंबर्स चाहिए होंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने? 50 मेंबर। दोनों में से किसी भी एक सदन में इसको ला करके, मतलब इस व्यवस्था को पेश करके हटाया जा सकता है। द स्पीकर चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। देखो जो भी सभापति होते हैं वो चाहे तो इसको स्वीकार भी कर सकते हैं, स्वीकार नहीं भी कर सकते। देख रहे हैं कि इस तरीके की बात है। लोकसभा राज्यसभा में पारित हो भी गया, लेकिन स्पीकर चाहेगा भाई नहीं जाए, पारित ना हो, तो भाई गया, तब तो उनको हटाना मुश्किल। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जजेस को हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। उसके बाद इफ इट इज एडमिटेड, अगर स्वीकार कर भी लिया जाता है, देन द स्पीकर और चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा चार्जेस को कि भैया उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है, क्या वो मतलब सही है भी, या वैसे ही उनको हटाने के लिए लोग सामने आ पड़े हैं। उसके बाद द कमिटी शुड कंसिस्ट अ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए जो कमिटी होगी उसमें चीफ जस्टिस होंगे एक ठो किसी भी हाई कोर्ट के, और एक जज होगा कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। देख रहे हैं आप, उसके साथ साथ में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। मतलब समझो तो एक जज को हटाने के लिए एक उन्हीं के कॉलेजियम सिस्टम का एक जज या फिर चीफ जस्टिस या फिर कौन ज्यूरिस्ट को लाया जाएगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि वो किसी के अगेंस्ट जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अगर वो कोई दूसरे मुल्क का कोई मतलब हमारा दुश्मन मुल्क का व्यक्ति अगर जज रहेगा ना तभी जा सकता है, अदर देन दैट कभी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद 5वां क्या है, इफ द कमिटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी। अगर कमिटी, ये जो 5 मेंबर्स कमिटी 3 मेंबर्स कमिटी है, वो अगर चार्ज में आती है और उसके बाद अगर गिल्टी पाया जाता है और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, और उनके पास ऐसा माना जाता है वो अक्षम है, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन टू द मोशन। तो क्या होगा, इस पे सदन में विचार के लिए सामने बातों को लाया जाएगा। उसके बाद आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज। और तब जब ये सब कुछ हो जाता है, विशेष मत से ये पारित हो जाता है, तब इसको भेजा जाएगा किसके पास? न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या किया जाएगा? इस अभिभाषण को प्रस्तुत किया जाएगा। अंत में फाइनली द प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। और उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होंगे वो ऑर्डर देंगे किस चीज को? जज को हटाने के लिए। तो देख रहे हैं कितनी लंबी सी प्रोसेस है, और इस लंबी सी प्रोसेस में वही लोग आएंगे जो उन्हीं के कॉलेजियम सिस्टम के हिस्सा है। तो ऐसा चांस ही नहीं बनता है कि किसी भी जज को हटाया जा सकेगा।
और आज तक एक केस आया था लेकिन उसमें जज साहब को हटाया नहीं गया था, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वो केस का नाम याद है तो नीचे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। फिर लास्ट में फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द प्रोसीड्योर्स ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ हायर कोर्ट इज सेम एज फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक हाई कोर्ट के जज को हटाना उतना ही कठिन है जितना कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। तो करीब करीब दोनों को हटाना नामुमकिन है और इतने ही प्रोसीड्योर से जाना पड़ेगा तभी वो हट सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट का जो दूसरा पार्ट आएगा इसमें हम कंक्लूडिंग पार्ट हाई कोर्ट के जितने भी पार्ट होंगे अन्य उसको हम लोग ऐड करेंगे और ये वीडियो हम कल ही रिलीज कर देंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे इस बार जो लंबे समय के बाद में वीडियो बना रहा हूँ तो इस बार लेट नहीं करूँ, इस बार पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत को हम कवर कर लेंगे। अभी तक देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत की आधा बुक को मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी कंटेंट मिल जाएंगे। वैसे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखे हो तो शायद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।